सर जैसे जैसे हम साल के एंड वाले महीनों में आते हैं तो वही सब शुरू हो जाता है और जिस पर राजनीति होती है। वही दिल्ली में प्रदूषण होता है, वही पराली की बात होती है, वही अरविंद केजरीवाल पहले पंजाब पर बात करते थे, अब पंजाब में उनकी सरकार है तो हरियाणा पे बात करते हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं होता। फिर वही मास्क होगा, फिर वही ऑड इवन होगा। तो ऐसे में स्थिति को सरकार, केंद्र सरकार किस हिसाब से कंट्रोल करेगी, क्योंकि कैपिटल ऑफ इंडिया में इस तरह की स्थिति है। देखिए, पराली में पिछले 3 सालों में काफी ज्यादा डाउन आए हैं जी। इवन जो ग्रेफ 4 भी लगता था उसकी भी दिनों की संख्या में कमी आई है। पराली के वैकल्पिक उपयोग है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। पराली के कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन पे भी हम काम कर रहे हैं और एयर पोल्यूशन को लेकर के नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम भी चल रहा है और उसमें वेस्ट मैनेजमेंट का विषय है, धूल के मैनेजमेंट का विषय है, अभी पेड़ लगाने का विषय है और पराली के मैनेजमेंट का विषय है, व्हीकल पोल्यूशन का विषय है। उन सब विषयों पे लगातार काम किया जा रहा है और मुझे लगता है कि चूंकि इतनी बड़ी जनसंख्या के बाद जो सर्दी में जो एक हवा का जो अपना एक स्पीड होती है उसमें कमी आती है, लेकिन फिर भी जैसे दिल्ली में हम BS4 को BR6 पे लेके आए, हमने दिल्ली के चारों तरफ से बड़े बाईपास खोले, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट को वहां से निकालने की व्यवस्था करी, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमने अनेक कार्यक्रम चलाए और फिर अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन भी करने का काम किया है। इसके लिए एक कमीशन की भी स्थापना की गई और लगभग अब अगले महीने से हम लोग ये ज्यादा बेटर कोऑर्डिनेशन हो इसको लेकर के काम करेंगे, पर वहीं नहीं रहेंगे, कुछ वहीं तो अंदर है। बिल्कुल सर। सर कोऑर्डिनेशन का जिक्र किया, सवाल यह है कि संसद में पक्ष और विपक्ष और उसके बीच का ब्रिज फिलहाल नजर नहीं आया और राहुल गांधी, कांग्रेस या यूं कहें कि पूरा विपक्ष इस बार आंकड़ों के चलते बहुत कॉन्फिडेंट है और कह रहा है कि हमने बीजेपी को इतना बैकफुट पे किया कि नरेंद्र मोदी जी हों, देश के गृह मंत्री हों, इनफैक्ट आप भी उठे और आपने नियमों का जिक्र किया उसमें। ऐसे में विपक्ष संतुष्ट है कि हमने पहले सत्र में बैकफुट पे कर दिया। क्या बैकफुट पे कर दिया? हमने हर मुद्दे को, मणिपुर से लेकर सारे मुद्दे उठाए जिसका जवाब सरकार नहीं दे पाई, या हमने वो सारे इश्यूज 5 साल आप मेरे से बात कर रही हैं और आप पीठ दिखा करके बात करने लगे तो मैं बैकफुट पे हो जाऊंगा? एक प्रतिपक्ष के नेता के नाते जो जिम्मेदारी से विषय रखने चाहिए वो तो कोई नहीं रखे। और क्या ये शोभा देता है कि सदन चल रहा और आप कुछ खा रहे हो? क्या ये शोभा देता है कि सदन चल रहा और आप नारे लगाने के लिए वेल में भेज रहे हो? अगर हिम्मत होती तो तर्क सुनते, हिम्मत होती तो जवाब सुनते। कौन सा विषय लेकर के आए हैं आप? मुझे राहुल गांधी के भाषण के 5 मुद्दे बताइए जो विजन, आप 5 मुद्दे बताइए जो विजन 2047 का भारत बताते हो। चलो मैं आपकी बात मान जाऊंगा, जी बताओ ना। सर उन्होंने कहा, उन्होंने कहा वो तो छोड़ दो। जी। उन्होंने कहा मुझे समझाओ ना कौन से 5 मुद्दे हैं जो विकसित भारत बताते हो। पर वो तो आरोप ये लगा रहे हैं कि आपके पास फ्यूचर प्लानिंग नहीं है। नहीं, आरोप लगा रहे हो, बात छोड़ो। आप वो 5 मुद्दे बताइए जो राहुल गांधी ने विजन 2047 के भारत के कहे हो। वो 5 मुद्दे बताइए राहुल गांधी के जो भारत में सामाजिक एकता की बात करते हो। और वो 5 मुद्दे बताइए जो चुनाव में उन्होंने कहे और वहां पर उन्होंने खरे उतारे हो। तो शिवजी की तस्वीर दिखाना, वो सामाजिक एकता की बात करते हैं कि डरो मत, डराओ मत। क्या शिवजी की तस्वीर में विपक्षी मानती है कि हम शिवजी की इन सारे तस्वीर से उदाहरण क्या से सामाजिक एकता की बात करते हैं, बीजेपी नहीं करती। तो सामाजिक एकता के लिए वैल में कूद जाते हैं, सामाजिक एकता के लिए चने खाने लग जाते हैं, सामाजिक एकता के लिए नारे लगाने लग जाते हैं, सामाजिक एकता के लिए सारी संसदीय मर्यादाएं तोड़ देते हैं। ये विभाजनकारी नीतियों से ये देश चलने वाला नहीं है जी। ये देश पूरे तरीके से दृढ़ता के साथ आगे चलने वाला है और सामाजिक एकता हमारे सरकार और बहुमत हमें है। तो जब पूरा राहुल गांधी का भाषण सुना गया, जब पूरी सदन में चर्चा हुई, तो उसके बाद क्या दिक्कत थी उनको बताया जाए? पर सर उनका और फिर भी आरोप है माइक बंद कर देते हैं, मुझे तस्वीर में नहीं दिखाते। माइक बंद करते तो 50 मिनट भाषण होता। किसी का माइक बंद हो तो आधा घंटा 50 मिनट भाषण करेगा? जी बताइए। परसेप्शन सेट। क्या आप राहुल गांधी का
वेल में जाकर के प्रधानमंत्री जी के भाषण में जो अशोभनीय व्यवहार है, जी जिसको बालक बुद्धि का व्यवहार कहते हैं, क्या आप इस देश में इसका समर्थन करेंगे? बिल्कुल नहीं सर। तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जब आप नहीं करते तो देश क्या कर रहा है? लेकिन अब वो ये पूछते हैं कि पिछले 5 साल जब हमें निष्कासित किया तब आपने समर्थन किया या नहीं किया? तो जब कोई आदमी गलत करेगा तभी तो निष्कासन होगा। जी, इससे पहले क्या सदन में निष्कासन नहीं हुए? पर सर ये जो न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, इसकी वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े बिल या बड़े फैसले इस हो हंगामा में दब जाएं? ये तो बालक बुद्धि है। वो बालक कहता है मैं चांद को तोड़ लाऊंगा तो तोड़ लाता है। बता, जी ये क्या कॉन्फिडेंस है? जी कॉन्फिडेंस होते तो सामने खड़े होकर बहस करते ना। जी कॉन्फिडेंस होता तो सुनने की हिम्मत होती ना। जी क्या कॉन्फिडेंस है? सर एक मैं इसमें चीज समझना मतलब आप एक बालक बुद्धि को आप मेरे पे क्यों थोप रहे हो जब आप खुद ही गलत मान रही हो? तो बिल्कुल सर, बतौर पत्रकार वो गलत है, संसद ना चलने देना गलत बात है। मैं और ये आपको हम धन्यवाद कांग्रेस से देता सवाल हूं। भी करते हैं। हाँ। तो सवाल ये है कि वो कहते हैं कि पिछले 5 साल जो हमारे साथ हुआ ये उसका रिएक्शन। तो रिएक्शन में क्या करने लग जाएंगे? जी। गाली देने लग जाएंगे। जी यही तो बालक बुद्धि होती है। बिल्कुल। मैच्योर आदमी बहस करता है, मैच्योर आदमी डिबेट करता है। अटल जी की डिबेट पढ़िए, हमारे तो विरोध में थे कम्युनिस्ट के लोग, उनकी डिबेट पढ़िए। क्या डिबेट पढ़ी जाएगी? आप बताइए। तो भारत की संसदीय परंपरा को ज्ञान से, बुद्धि से, तर्क से, संवाद से, विमर्श से इस संसदीय परंपरा को चलाया गया है। इस संसदीय परंपरा को ऐसे नहीं चलाया जैसे बालक बुद्धि की तरह चला रहे हैं। जी यहां पर तर्क रखे जाते, यहां पे सरकार के बारे में बताया जाते, ये बताते कि इतने यूनिकॉर्न नहीं बने, ये बताते इतने एयरपोर्ट नहीं बने, ये बताते इतने हाईवे नहीं बने, ये बताते इतने मेडिकल कॉलेज नहीं खुले, ये बताते इतने आईआईटी नहीं खुले। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में तो 10 साल के भारत की तस्वीर को सबके सामने रखा था। बिल्कुल। तो इन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया। तो जब तर्क की बात ना करना हो तो कोई सी भी बात कर लो, धर्म प्रवचन कुछ भी दे दो। हाथरस में बाबा देते थे और तो कोई कौन रोक रहा है? पर भाई आप विपक्ष के नेता थे, हमने 10 साल का लेखा जोखा रखा, आप बताते, आप तर्क करते, आप बताते कैसे गलत है। तो आपने तो मुद्दों की बात नहीं करी। और जब बात सुनने की आई तो आपने वेल में लोगों को भेज दिया और खुद कुछ खाने लग गए। टीवी पे आ रहा है। बिल्कुल सर, क्योंकि परंपराओं सदन के की लिहाज पहली से- परंपरा होती है कि सभापति की ओर पीठ करके खड़े नहीं होते। बिल्कुल तो नियम दिखाना गलत था, बुरा सही बिल्कुल था। सही, बिल्कुल सदन की दूसरी परंपरा होती है कि सदन में बैठ के कुछ खाया चबाया नहीं जाता। एब्सोल्युटली है या गलत है? बिल्कुल। सदन की तीसरी परंपरा है कि जब भी कोई बड़े नेता बोल रहे होते हैं तो वेल में नहीं जाया जाता है, नारे नहीं लगाए जाते हैं। ये है या नहीं है? बिल्कुल है। तो ये कौन सी बात को माना? सर इनफैक्ट सदन में एक और परंपरा है कि जब सदन के लीडर को आप नाम से नहीं बुलाते, आप माननीय प्रधानमंत्री जी कह के कहेंगे, लेकिन लगातार नरेंद्र मोदी करके संबोधन हुआ। आप बहुत ज्यादा समझदार है राहुल गांधी से। आप इतना जानती है, ये मुझे अच्छा लगा। सर लेकिन उनको समझाओ आप। सर आपसे सवाल ये है कि एक और अडवाणी जी भी कहा करते थे, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, कि जो पार्लियामेंट्री अफेयर जो मिनिस्टर हैं उनको विपक्ष की तरफ बैठना चाहिए, उनको विपक्ष जैसा या उनके दोस्त बन के रहना चाहिए, जिससे कि विपक्ष को ये लगे कि हमारी कोई बात है तो वो सरकार तक पहुंच सके। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं संसदीय कार्य मंत्री के उस कार्य या उस तरीके में, उस योजना में कुछ कमी है? विपक्ष अगर अपनी कोई बात रखना चाहे, अगर उस दिन बॉन्ड स्ट्रांग होता तो शायद प्रधानमंत्री जी के भाषण के दौरान उनको कहा जा सकता था कि आप चुप रहिए, सुनिए, आपको मौका दिया जाएगा, या स्पीकर की तरफ से कहीं ना कहीं कोई ब्रिज में कमी हो, ऐसा आपको लगा? अब मैं आपको समझा दूं, जब हाउस चलता है तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है। जी जी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हर पार्टी को समय अलॉट किया जाता है। जी तो इनकी पार्टी को भी समय अलॉट किया, जी तो पार्टी के सांसदों को समय कौन देगा? पार्टी का चीफ व्हिप देगा। 2 मणिपुर के सांसद थे, इन्होंने अपने एक को टाइम दिया, उतना टाइम स्पीकर ने बुलवा दिया। अब टाइम के अतिरिक्त टाइम हो तो ये तो इसमें वो भी क्या करेगा? स्पीकर भी और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, राइट? हाँ, तो आप समझाओ, कभी कोशिश करो। बिल्कुल सर, हम उम्मीद करते हैं कि अब जब दोबारा सत्र शुरू हो बजट जैसे महत्वपूर्ण, तो बेहतर तरीके से चले, जैसे हम भी अपना काम कर नहीं, पाए। आपको ऐसा
उम्मीद भी करिए, ऊपर वाले से प्रार्थना भी करिए कि शिव जी प्रदर्शन की वस्तु ना हो, जीवन में धारण करने की वस्तु हो। जी। अहिंसा का अर्थ केवल भाषण नहीं होता है, अहिंसा का अर्थ होता है कि दूसरे के द्वारा दिए गए विषय को धैर्य के साथ सुनना। हिंसा केवल शारीरिक नहीं होती, मानसिक भी होती है। मानसिक हिंसा वही नहीं करते जिनकी स्थिर बुद्धि होती है। स्थिर बुद्धि मिले ऐसी प्रार्थना करो। बिल्कुल सर। सर एक लेकिन आपसे पूछे, जैसे कई बार एक खटाई आ जाती है खाने में, हम भोजन करते हैं, बहुत अच्छा भोजन हो, तो बार बार चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, वो अपने बीच में अयोध्या के सांसद को बिठाते हैं, कोई भी मुद्दा होता है उनको खड़ा करवा देते हैं या उनका जिक्र करते हैं। तो अयोध्या की हार कोई खटाई की तरह काम कर रही है? हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को बैठाओ, किसी को खड़ा करो, जी। पर संसद को चलने दो। बिल्कुल सर। सर अब क्योंकि आपसे बात कर रहे हैं तो एक बार आपके इलाके का जिक्र कर लेते हैं, राजस्थान का जिक्र कर लेते हैं, और आज तो बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है तो उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके इलाके में, अलवर में, पहली बार ऐसा हुआ और आपने एक अलग रणनीति में खुद जीते। आपके सामने एक यादव उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारा, लेकिन उसके बावजूद आपने कहा मैं 36 कौम का नेता हूं, और ये शायद पहली बार हुआ कि यादव कांग्रेस के नेता उतरने के बावजूद भी भाजपा जीती है। इसके पीछे की रणनीति समझेंगे? नहीं, मैं हमेशा कहता हूं मैं 36 बिरादरी का नेता हूं, और अलवर की जनता ने जो प्यार सम्मान मुझे दिया है, मैं अलवर की जनता को हृदय से धन्यवाद करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अब मैं अलवर के सारे 20 लाख मतदाताओं का सांसद हूं और मैं सबके विकास के लिए काम कर रहा हूं। क्योंकि आपके मंत्रालय से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें, जैसे कि अगर बात करें तो सरिस्का आपके लोकसभा में आता है, वहां पर बाघों की संख्या भी कम है, 43 के आसपास। उस सब के कार्य में किस तरीके से आपके मंत्रालय का योगदान होगा और उसका विजन क्या है सर? देखिए, मैंने अलवर में पहले ही कहा है कि मैं पहले दिन से अलवर में विकास के लिए काम करूंगा, और उसके बाद मैंने अलवर में समीक्षा बैठक करी। सबसे पहले पानी के लिए बैठक करी जी। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने भी जा रहा हूं। दूसरा, जो भिवाड़ी के हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में जो बड़ा पानी आता था, उसके एसटीपी के लिए बात करी, उसके लिए भी हम पूरी प्रयास कर रहे हैं। तीसरा, सरिस्का में जो एलिवेटेड रोड है उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अलवर में विकास के किसी भी विषय को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। विकास के सारे विषयों को लेकर के काम कर रहे हैं, और इसके लिए चाहे जयपुर जाना पड़े, चाहे सब जगह करना पड़े, हम पूरा कोऑर्डिनेशन। आपने भिवाड़ी का भी जिक्र किया, वो पूरा इलाका है जिसमें सबसे ज्यादा प्रदूषण है, इंडस्ट्रीज हैं और सेटअप हो रही हैं। उसके लिए काम कर रहे हैं, वेस्ट के लिए भी काम कर रहे हैं, एसटीपी के लिए भी काम कर रहे हैं, और इन सब विषयों को हम पूरा करेंगे। अलवर की जनता को विकास के साथ जोड़ने में कोई कमी नहीं रहने देंगे। सर, आपके बहुत सीनियर नेता भी हैं, आपके करीबी मित्र भी हैं, और प्रधानमंत्री जी भी उनकी प्रशंसा करते हैं। आज उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया किरोड़ी लाल मीणा जी ने। उन्होंने ये कहा कि दौसा में नहीं जिता पाया, मैंने इसलिए इस्तीफा दिया है। 10 दिन पहले इस्तीफा दिया, 20 जून को मुख्यमंत्री जी को। कल उन्होंने फोन पे बात की बीएल संतोष साहब से, 5 बजे का टाइम था, नहीं मिल पाया। इस्तीफे के बाद विपक्ष आक्रामक हो गया, उसने 3 मुद्दे उठाए। पहला कि इतने बड़े मंत्री भी असंतुष्ट हैं और ब्यूरोक्रेसी ड्रिवन सरकार है, और इस सरकार में मुख्यमंत्री अब इस्तीफा दे दें, सरकार भंग हो जाए। इस पूरे मसले को कहीं ना कहीं विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। बजट सत्र है, ऐसे में हंगामा वहां पर भी होगा। उचित स्तर पे बात की जा रही है, सभी समस्याओं का समाधान निकलता है। कोई समस्या ऐसी नहीं होती जिसका समाधान नहीं होता है, तो समाधान कर देंगे। सर, लेकिन नाराज तो वो बहुत दिन से चल रहे थे, कोई नाराजगी का वजह आप क्या समझते हैं? क्योंकि बड़े सीनियर आदमी हैं। समस्याओं का सबका समाधान करेंगे। सर, आपने बखूबी इसको घुमा दिया, लेकिन आज जनता ये जानना चाहती, खासतौर पे राजस्थान की, कि ऐसा क्या हुआ कि किरोड़ी जी ने इस्तीफा दिया, 10 दिन तक चुप्पी रही, और अब किरोड़ी जी का तरीका अलग है। वरिष्ठ लोग बात कर रहे हैं, समय आने पे समाधान हो जाएगा। सर, आपको लगता है कि राजस्थान में सरकार जिस डंके की चोट पे चलनी चाहिए थी वो नहीं हुआ, साथ में 11 सीटों का नुकसान हुआ, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि राजस्थान से बहुत ज्यादा उम्मीद है। सरकार डंके की चोट पे चल रही है, पेपर लीक करने वाले गिरफ्तार हो रहे हैं जी। एसओजी की कार्रवाई हो रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री जी के आने के बाद ईआरसीपी और यमुना जल जैसे समझौते हुए, सरकार उसके ऊपर भी बहुत मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है। राजस्थान में ऊर्जा सेक्टर को लेकर के नए एमओयू है, उसके लिए भी सरकार काम कर रही है।
और भजनलाल जी के नेतृत्व में हम राजस्थान में मजबूत सरकार के साथ एक राजस्थान की सेवा करने वाली सरकार लेकर के चल रहे हैं और कांग्रेस के करे हुए गड्ढे को भर के राजस्थान को विकास के मार्ग और पे सर आगे ये आरोप कि ब्यूरोक्रेसी ड्रिवन सरकार है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ब्यूरोक्रेसी ड्रिवन सरकार तो ब्यूरोक्रेसी तो सरकार चलाती है जी। लेकिन सरकार अंडर ए एबल लीडरशिप विथ पॉलिटिकल विजन विथ पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ है। हम जो कह रहे हैं वो ब्यूरोक्रेसी को करना पड़ेगा और मुख्यमंत्री जी बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर उम्मीद करें कि अगले 15 से 20 दिन या महीने भर में प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदला जाएगा, क्योंकि शायद समय पूरा हो गया और तमाम बदलाव। देखिए, हमें क्या करना है, हमें कैसे सरकार चलानी है, ये बात हम पे रहने दीजिए। जब ये विषय हमारे क्षेत्राधिकार का है जी। तो हमारे क्षेत्राधिकार के विषय तो हमें रहने दीजिए। सर एक और सवाल आखिरी, वो महाराष्ट्र से, कि क्या इस बार चेहरे के साथ आप महाराष्ट्र में उतरेंगे या फिर सरकार बनने के बाद, चुनाव जीतने के बाद आप चेहरा अनाउंस करेंगे? जो हमारी पार्टी का नेतृत्व तय करेगा वो हम काम करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं, ये मैं आपको कह रहा हूं। तो आप देख लीजिए कि तमाम सवालों के बीच में कई ऐसे जवाब थे जो उन्होंने बहुत खूबसूरती से वो साइड से आपने मुझे घुमा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सवालों का जवाब के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद मंत्री।